शिवाजी जो है महाराष्ट्र में क्यों हुए, शिवाजी कहीं और क्यों नहीं हुए? क्योंकि महाराष्ट्र ने वैसी भौगोलिक दशाएं दी जहां शिवाजी पे थे। क्या आपको बता, तो आपका क्षेत्र, आपका मातृभूमि आपको वो परिस्थिति देती है जहां आप बनते हो। आप जो हो वो आपके क्षेत्र का परिणाम है। इसलिए तो उसे मातृभूमि कहा जाता है कि भूमि ने हमें जन्म दिया, मतलब मेरी जो पर्सनालिटी है वो किसकी देन है? भूमि। इसलिए मातृभूमि। अब एक मैं पंक्ति सुन रहा था कि कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता, क्यों वो राधा से मिलने को आए नहीं? आदमी के से वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ आप ध्यान से, किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि वहां पर कृषिगत कार्य अच्छे से हो सकता है, तो ऑब्वियसली खेती बहुत होगी। खेती बहुत होगी तो वहां की जो मेजोरिटी है, मतलब बहुसंख्यक लोग, वो किस चीज का भोजन करेंगे? कृषिगत उत्पाद का, मतलब अनाज, मतलब शाकाहारी चीज। मेजोरिटी तो शाकाहार की तरफ जाएगी क्योंकि हर जगह वही वही है, कृषि। और मेजोरिटी जो करती है वो बन जाता है समाज का नियम। तो शाकाहार होना समाज का नियम। अब कुछ चुनिंदा लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के क्रम में यदि मांस खाना चाहें तो समाज के निर्धारित नियम के विरुद्ध वो लोग काम कर रहे हैं। मतलब उस समाज के लिए उनका मांस खाना क्या हो गया? अनैतिक। और सुनिए, इसका अपोजिट कर दीजिए। कोई ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां कृषिगत कार्य नहीं हो पा रहा है, अनाज या शाकाहार इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो मेजोरिटी या बहुसंख्यक लोग क्या खाएंगे? मांस, मतलब मांसाहारी होंगे। और मेजोरिटी जो करती है वो बन जाता है समाज का नियम। तो वहां पर मांस खाना अनैतिक नहीं होगा क्योंकि वो समाज के नियम के अकॉर्डिंग है। तो आपका नैतिक या अनैतिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप समाज के नियम का पालन कर रहे हो या नहीं। और समाज के नियम का मतलब होता है कि बहुसंख्यकों ने क्या निर्धारित किया। आर यू गेटिंग? तो भौगोलिक स्थिति बदलेगी तो बहुसंख्यकों की क्रियाएं भी बदलेंगी, तो उनके द्वारा निर्धारित नियम भी बदलेंगे। तो समाज में नैतिकता की परिभाषा भी बदलेगी। तो कहीं पर मांसाहार खाना उचित है और कहीं पर अनुचित। बात आ रही है समझ में? और सुनिए, और सुनिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल हिस्ट्री से उठा के दूंगा। मैंने आपको इतिहास पढ़ाया है और मैंने मराठा साम्राज्य पढ़ाया है, और मैंने पढ़ाया था कि मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण क्या था। तो मराठा के उत्कर्ष या उद्भव का कारण था उनकी भौगोलिक स्थिति। उनकी भौगोलिक स्थिति इस तरह की थी कि उन्हें कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता था रोजमर्रा के जीवन में। ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, उसको समतल करना पड़ता था, खेती करने के लायक बनाना पड़ता था। घने जंगल थे तो जंगल की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। समुद्र के किनारे था तो हर कभी चक्रवाती वर्षा और मौसमी प्रभाव को झेलना पड़ता था। और इस सब के क्रम में उनके जीवन यापन के लिए एक नियम तय किया गया था। क्या? साहस, बहादुरी, ये होना ही चाहिए। तो साहस और बहादुरी का होना उनके समाज का एक नियम था। मतलब जो भी साहसिक नहीं होगा, जो थोड़ा भी डरपोक होगा, लोग उसे क्या बोलेंगे? हट, नकली आदमी। सुनिएगा बात। तो वहां के नैतिक मूल्य क्या हो गए? कि आपको साहसी रहना है, निर्भीक रहना है, मेहनती रहना है, चीजों से लड़ना आना चाहिए, संघर्ष को झेलना आना चाहिए। ये मूल्य, नैतिकता सिखाई गई बचपन से क्योंकि वो लोग वही कर रहे थे। और कोई मैदानी क्षेत्र का आदमी, नॉर्थ इंडिया का, जहां कोई टेंशन नहीं है, आराम से उत्पादन हो रहा है, खूब धन धान्य हो रहा है, कोई मौसम की मार नहीं, कोई चुनौती नहीं, कोई पहाड़ी इलाका नहीं, कोई ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं, कुछ नहीं, शांति प्रिय जीवन, भजन गा रहे हैं दिन रात,
सारे धार्मिक आंदोलन वहीं हुए। हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। तो वहां के आदमी के जीवन में नियम के रूप में क्या बन जाएगा? करुणा, दया, प्रेम, शांति, ठहराव। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो इनके व्यक्तित्व में क्या आ गया? साहस। उनके व्यक्तित्व में क्या आ गया? धैर्य। लड़ाई होगी तो युद्ध में कौन जीतेगा? साहसी आदमी। तो सैन्य या प्रशासन के संदर्भ में मजबूत कौन है? साहसी आदमी। इसलिए मराठा साम्राज्य का क्या हुआ? उत्कर्ष। शिवाजी जो है महाराष्ट्र में क्यों हुए? शिवाजी कहीं और क्यों नहीं हुए? क्योंकि महाराष्ट्र ने वैसी भौगोलिक दशाएं दी जहां शिवाजी पैदा। क्या आपको बात क्लियर है? तो आपका क्षेत्र, आपका मातृभूमि आपको वो परिस्थिति देती है जहां आप बनते हो। आप जो हो वो आपके क्षेत्र का परिणाम हो। इसलिए तो उसे मातृभूमि कहा जाता है कि भूमि ने हमें जन्म दिया, मतलब मेरी जो पर्सनालिटी है वो किसकी देन है? भूमि की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए मातृभूमि। इज इट? तो आपकी भौगोलिक स्थिति आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। युद्ध क्षेत्र से भाग गया डरपोक कहीं का, मतलब युद्ध क्षेत्र से भागना अनैतिक होना है। ये कहां होगा? महाराष्ट्र में। ये कहां होगा? राजस्थान में। तो इसलिए वो लोग युद्ध क्षेत्र से नहीं भागते थे कभी भी। मर जाएंगे पर सर नहीं झुकाएंगे। इसी पे तो बाबर ने लिखा था कि राजपूत मरना जानते हैं, जीतना नहीं जानते। क्यों कहा था उसने? इसलिए कहा था क्योंकि राजपूतों की जो भौगोलिक स्थिति है, उन्होंने उसके व्यक्तित्व में साहस को रोपित करके रखा कि साला उससे खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो भले हार रहे होंगे, मर जाएंगे पर भागेंगे नहीं, क्योंकि वो भागना अनैतिक हो जाएगा ना। हमारे यहाँ अनैतिक होना मतलब डर जाना, डर जाना मतलब अनैतिक होना। तो क्या अनैतिक है? डर, अकॉर्डिंग टू भौगोलिक स्थिति। इधर आइए, जनांग की स्थिति। यार जनांग की मतलब डेमोग्राफी, जनसंख्या किस तरह की है। यार भैया कहीं पर आप देखें कि भाई आदिवासियों में जनरली एग्जांपल लीजिए, हमने देखा है कुछ चैप्टर्स हमने आपको पढ़ाए हैं और सोशियोलॉजी में भी आपने देखा था कि आदिवासियों में सामान्यतः महिलाओं को सम्मान अच्छा खासा मिलता है। आदिवासियों में ऐसी कोई प्रथाएं नहीं होती जहां महिलाओं के साथ शोषण हो रहा हो, सामान्यतः नहीं होती, या होती भी है तो आधुनिक समाज से बहुत कम। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां लिंगानुपात जो है वो अच्छा है। मतलब वहां का लिंगानुपात इस तरह का है कि महिलाओं को अच्छा नहीं है, मतलब बिगड़ा हुआ है, थोड़ा शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज के कारण वह महिलाओं की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, महिलाओं की नीड ज्यादा है, महिलाओं के प्रति सम्मान है। तो आपने देखा होगा शादियों में बधू मूल्य, बधू मूल्य का प्रचलन कहां पड़ा हमने? आदिवासियों में, कि बधू मूल्य चुकाओ ले जाओ, अपनी योग्यता साबित करो तो ले जाओ। नहीं समझे आप? ये लिंगानुपात ना, ये हर जगह नैतिकता को सेट करता है, प्लीज समझिए। लिंगानुपात मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। मानते हो ना? अब यदि लिंगानुपात गड़बड़ा गया, मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या थोड़ी कम रह गई, ये चीज या तो समाज में महिला को इज्जत दिलवा देगी या उसकी इज्जत को खतरे में डाल देगी। मैं दोनों के एग्जांपल देता हूं। कई आदिवासी क्षेत्रों में, जैसा मैंने कहा, बधू मूल्य का प्रचलन है। चूंकि कई समुदाय ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की संख्या थोड़ी सी कम है, लड़कों को लड़कियां मिल नहीं पाती हैं, तो लड़के से कहा जाता है तू अपनी योग्यता साबित कर या बधू मूल्य चुका, तब तुझे बेटी देंगे। तो उसे महिला प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए संघर्ष करना पड़ता था, योग्यता साबित करनी पड़ती। ये तो हो गया पॉजिटिव कि महिला के प्रति सम्मान बढ़ गया, महिला का डोमिनेंस है। एक इसी का नेगेटिव भी समझो आप। कई क्षेत्रों में आप जाइए, हरियाणा वाली पट्टी पे जाइए या आपके मध्य प्रदेश में ही नॉर्थ ईस्ट में जाइए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, वहां कई इलाके ऐसे हैं जहां लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही और लड़कियां खरीद के लाते हैं दूसरे स्टेट से ताकि शादी करा सकें, और शादी करा के वंश आगे बढ़ा सके, बच्चा पैदा कर सके।
तो ये चीज महिलाओं के सम्मान को कम भी करवाती है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है मैं इसे खरीद के लाया हूं, और जिसे खरीदा जाता है उसे वसूला भी जाता है। तो वो उस इकाई, उस महिला को केवल किस दृष्टि से देखेगा? वसूलने की दृष्टि से, कि मैं इसका ज्यादा से ज्यादा भक्षण करूं, भोग करूं, क्योंकि मैंने इसको पैसा दिया है। तो आप देखिएगा कि ये भिंड वाला जो इलाका है आपका, यहां पे लिंग अनुपात गड़बड़ है, महिलाएं मिल नहीं रही हैं। ये पूरा उत्तर पश्चिम वाला पट्टी, तो ये लोग ना खरीद खरीद के लाते हैं, शादी कराते हैं अपने बच्चों को। और वहां महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो केवल घर की नौकरानी बनकर जाती, दैट्स इट। तो ये जो लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात, ये महिलाओं के प्रति आपके क्या भाव रहेंगे उसको डिसाइड करता है। मतलब महिलाओं के प्रति कौन सा व्यवहार नैतिक होगा और कौन सा अनैतिक होगा, तय हो रहा है कहां से? जनांग की स्थिति। बातें आ रही हैं समझ में? और समझिए, जिस समाज में युवाओं की संख्या ज्यादा होती है, बुजुर्गों की संख्या थोड़ी कम है, तो वो समाज थोड़ा नए विचारों, इनोवेशन, इन सभी को जल्दी से स्वीकार करेगा। यूथ है ना। इसके बदले जो दूसरा समाज है वो परिवर्तनों को उतनी स्वीकार्यता से नहीं लेगा। तो परिवर्तनों के प्रति, चेंजेस के प्रति एटीट्यूड, बच्चा कुछ नया कर देगा तो उसे बोलेंगे कितना अनैतिक है, साले अपने संस्कार ही भूल गए, ये करोगे अब तुम? स्वीकार नहीं करते। क्या बातें क्लियर है? भाई लड़का लड़की बाहर रह रहे हैं, अब लड़का लड़की बाहर रह रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से उसने उस तरह के कपड़े पहन लिए लड़की ने। माता पिता है, गांव के लोग आए, उन्होंने उसको उस कपड़े में देख लिया, बोले तुम तो नाक कटा दोगे खानदान की। अरे बोले मम्मी यहाँ का खानदान, और यहाँ कौन जानता खानदान को? ना तो खानदान को जानता, ना नाक को जानता, तो किसी पे टाइम ही नहीं तुम्हारी नाक काटने का। हमारे वर्क स्टाइल, हमारी जो वर्क कल्चर है, लाइफ स्टाइल, उसका पार्ट है। पर वो अनैतिक हो जाती है वो लड़की उनके लिए, किस तरह कपड़े पहन रही, संस्कार भूल गई, पल्लू नहीं किया। क्या बातें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। सामाजिक संरचना सेम। आप मुझे बताइए, जिस समाज में, समझिएगा प्लीज, एक एग्जाम्पल मात्र, हमारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें अभी तक प्रतिनिधित्व किसे प्राप्त हुआ, पुरुष को कि स्त्री को? पुरुष को। एग्जाम्पल लीजिए, धार्मिक क्षेत्र पकड़ते हैं सबसे पहले। अब धार्मिक क्षेत्र में सारे धर्म ग्रंथ, अधिकांश या लगभग सारे, किसने लिखे? पुरुषों ने। अब जब पुरुष धर्म ग्रंथ लिख रहा है, तो जब वो भगवान की बात करेगा तो उसमें महिला भगवान ज्यादा होंगी कि पुरुष भगवान? पुरुष भगवान। और सुनो, और सुनो, वो जो पूजा पद्धति के नियम तय करेगा, उस नियम में चूंकि पुरुष तय कर रहा है, उन नियमों में ज्यादा अनुशासन या डिसिप्लिन में वो खुद को बांधेगा कि महिला को बांधेगा? महिला को। खुद को वो रिलीफ दे के रखेगा। यही कारण है कि आप सारे उपवास उठाइए, सारे उपवास, मुझे तो आज तक एक भी उपवास नहीं सुनने में आया जो पुरुष के लिए निर्धारित करके रखा हो। मैं नहीं कह रहा नहीं होते होंगे, होते होंगे, पर मैंने तो नहीं सुना। मुझे तो ऐसी कोई क्रियाकलाप नहीं देखा जहां पुरुष को कोई बड़ा त्याग करना है। मैंने सती प्रथा सुना है, जैसे में किसको त्याग करना है? सती को, मतलब स्त्री को, आई एम सॉरी। मैंने देवदासी प्रथा सुना है, जिसमें विधवा स्त्री को दासी बनना है। मैंने करवा चौथ सुना है, जिसे महिला को दिन भर भूखे रहना है। इस तरह मैंने कई व्रत सुने हैं, देखे हैं, समझे हैं, बट मैंने ऐसा कोई भी व्रत, ऐसी कोई भी प्रथा, ऐसा कोई भी नियम नहीं सुना कि स्त्री के मरने के बाद पुरुष को यह करना है, या स्त्री के मरने के बाद पुरुष अब देवदास बन जाएगा जैसे वो देवदासी बनती है। बताइए, जैसे वो सती होती है वैसा ये सता हो जाएगा। हाँ, ऐसा कोई भी एक पुल्लिंग का शब्द मैंने तो नहीं सुना।
आजकल जरूर हो गया है कि वो लड़की करवा चौथ रखती है तो वो लड़का भी रख लेता है कि अकेली तुम थोड़ी भूखी रहोगी, मैं भी रहूंगा। थोड़ा बहुत कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, वो एक अलग बात है, और वो भी एक फैशन बन गया है, वो एक दिखाने के लिए कि वो कम्मों के पति ने तो उसके लिए भी रखा है, मेरी सहेली के पति ने तो। इधर तुम ही हो बेशरम, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोलता अरे नहीं बेबी, आई लव यू टू, लो आज मैं भी हूं करवा चौथ। और कई तो खैर शादी के पहले ही रख लेते करवा चौथ, वो तो बिल्कुल एक्स की पावर 2 है। ऐसे कई व्रत है, और कठोर व्रत भाई साहब। आर यू वेटिंग? क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? सामाजिक संरचना, वेदों के संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ओके। पुराणों के संकलन करता है, पुराण किसने लिखे? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र श्रवा। महिला कहां दिख रही? महिला तो एक गार्गी दिखी थी जो कहीं कहीं संवाद कर रही थी याज्ञवल्क्य के साथ, वह संवाद तक सीमित रह गई, संस्था के प्रतिनिधित्व तक तो नहीं पहुंची ना। कन्यादान, ये शब्द सुना होगा आपने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, खैर। अच्छा, ये धार्मिक संस्थाएं थी, तो उसी से तय हुई सामाजिक संस्थाएं। शादी होगी, नाम किसका चेंज होगा? लड़की का। मैं गलत और सही कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बस आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं तथ्यों की तरफ, जो ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह एक मानसिकता दिखेगी जिसे कहते हैं पुरुषवादिता, और हर जगह तप, हर जगह संघर्ष, हर जगह साबित करना, स्वयं को साबित करना, प्रूफ करना, इसकी जिम्मेदारी होती किसके कंधों पर? महिला के ऊपर। अब एक मैं पंक्ति सुन रहा था कि कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता, क्यों वो राधा से मिलने को आए नहीं? आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं? तो कृष्ण जी गए, वो लौट के नहीं आए, तो एक कवि ने पंक्ति लिख दी कि यार ये गलत किया आपने, आप गए क्यों नहीं, वादा नहीं निभाया। और सेम यदि एक स्त्री कर देती तो भाग गई किसी के साथ। पक्का ये भागी होगी, पक्का इसका चक्कर चल रहा था। भाई कृष्ण जी गए, और आपने प्रसंग सुना कि राधा को उन्होंने छोड़ा, और आप किस रूप में उन्हें प्रोजेक्ट करते हो? कर्तव्य पथ पे आगे बढ़े। कुरुक्षेत्र की रणनीति उन्हें तैयार करनी थी, धर्म को विजय दिलवाना था, द्वारकाधीश बनना था, द्वारका नगरी की स्थापना करना थी। तो कर्तव्य के लिए अपने भावनाओं को तिलांजलि दी, प्रेम को छोड़ दिया। जब एक पुरुष करता है तो तुम उसको ऐसे लेते हो, हाँ या ना? रात में सो रहे बीवी बच्चे, गौतम बुद्ध उठे, उनने कहा अच्छा सो रहे हो, चलो निकल रहे हैं, बाय। बच्चे और बीवी को सोता छोड़ते हुए निकल गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद आए, बीवी कह रही स्वामी अब तो स्वीकार कर लो। बोले भिक्षाम दे, बोले बेटा है ले लो भिक्षा, और वो भी उनके संग में शामिल हो जाती। महावीर स्वामी गए, सेम घटना, 12 साल तक तप किया, सब हुआ। आप पूरे संस्मरण देखिए, सारे संस्मरण में पुरुष के त्याग या पुरुष की सामाजिक जीवन की परित्याग की यात्रा को सम्मान के साथ स्वीकार किया गया। मुझे आप ये बताइए कि यदि एक औरत अपनी पत्नी धर्म का पालन किए बिना इस तरह से चले जाती, चाहे ज्ञान अर्जन के लिए ही क्यों ना गई हो, क्या समाज उसके आगमन के पश्चात उसे स्वीकार कर लेता? दिस इज माई क्वेश्चन, दैट्स इट।